हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। शॉर्ट फॉर्म इज द ETC। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से लिंक्ड है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से हमें इसमें समझना होगा कि उसमें किस किस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में। सो देखिए, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है ये देखिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज देयर। एंड ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और अंदर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स रीजन प्रेजेंट है। सो फाइनली इसमें होगा क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, याद कीजिए हमने रिड्यूस मॉलिक्यूल्स बनाए थे NADH2। सो उसी को हम यहां पर क्या है लेते हैं, दिस इज अ NADH2 मॉलिक्यूल। जब ये टूटेगा NAD पॉजिटिव और 2 प्रोटॉन्स यहां पे रिलीज होंगे, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है रिलीज होंगे, क्योंकि बैलेंस करना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आल्सो देयर। सो लेट्स सपोज मैं इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से शो करता हूं, व्हाइट से कर लेता हूं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। सो ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन के अंदर FMN, FES, UQ, UQS2, CYTB, ये सब क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है। सो FMN इज फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FES is iron sulfur protein, UQ is ubiquinone, and UQH2 is ubiquinol. So ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। CYT साइटोक्रोम। सो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से जब इलेक्ट्रॉन पास ऑन होगा, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी एनर्जेटिक है, उसमें जो एनर्जी है, सो वो एनर्जी इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से क्या करेगी, मैट्रिक्स पार्ट से प्रोटॉन को पंप कर देगी, कहां पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन FMN से होते हुए FES, then ubiquinone, then ubiquinol, then cytochrome B, then FES, ubiquinone, ubiquinol, and then further finally cytochrome C1 to cytochrome C to the cytochrome A283। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद फाइनली वो मैट्रिक्स के अंदर ही आ जाएगा। लास्ट क्या होगा वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जब ये एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, ये शो कर रहा है कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जेटिक है यहाँ पर। सो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि रिड्यूस फॉर्म का ब्रेकडाउन हुआ है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास है। तो जब ये मूव कर रहे हैं तो दे विल फ्लक्स आउट, किसको, प्रोटॉन को। सो पहले कॉम्प्लेक्स से 2 प्रोटॉन्स बाहर, अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बाकी है। सो सेकेंड कॉम्प्लेक्स से 2 प्रोटॉन बाहर, एंड अभी भी इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बाकी है, और थर्ड कॉम्प्लेक्स से 2 प्रोटॉन बाहर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी नहीं रह पाती, तो इसी वजह से एक NADH से 6 प्रोटॉन ही क्या है, सिर्फ बाहर आ पाते हैं। सो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो क्या है, एक चेन फॉर्म हो रही है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, जो प्रोटीन बाय प्रोटीन, कॉम्प्लेक्सेस बाय कॉम्प्लेक्सेस क्या मूव। जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, यहाँ से कोई भी प्रोटॉन का फ्लक्स आउट नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन जो फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स में दोबारा से पहुंचा है, तो वो 2 प्रोटॉन्स के साथ मिलके और हाफ या नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर। सो ये सब माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस के अंदर होगा। लेकिन इस प्रोसेस में NADH2 जो था हमारे पास,
वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। अब जब NADH2 टूट गया तो प्रोटॉन हमारे पास कहां पर फ्लक्स हो गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। सो ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एक NADH2 मॉलिक्यूल लेके हमने समझा है। सेम अगर आप FADH2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे तो उसमें सिर्फ 1 और 2 कॉम्प्लेक्स से ही क्या है, प्रोटॉन बाहर होते हैं, वहां पर थर्ड में भी नहीं होते, क्योंकि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है वो लॉस्ट आउट हो चुकी होती है। तो FADH2 के केस में सिर्फ 4 ही प्रोटॉन निकलते हैं या फ्लक्स आउट होते हैं, और NADH2 के केस में 6 प्रोटॉन क्या है, फ्लक्स आउट होते हैं। ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टॉपिक। जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है वो मैं मेंशन कर देता हूं, दैट इज FMN इज नॉन एज फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FES is iron sulfur protein, UQ proteins are ubiquinone and UQH2 are ubiquinol. CYT are cytochromes. So cytochrome C1, cytochrome C, cytochrome A2, A3. So ये टर्मिनोलॉजी थी या फुल फॉर्म्स आप कह सकते हैं जो हमने यूज किए हैं। सो टोटल हमारे पास हमने देखा कि कॉम्प्लेक्सेस कितने हैं, 4। सो देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस आर देयर, टोटल 4 complexes are there, but in complex 1, in complex 2 and in complex 3 energy is released, जिसकी वजह से प्रोटॉन क्या है, फ्लक्स आउट हो जाते हैं। तो इन्हीं से होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द ETC इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन, ये टर्म बहुत सॉरी इन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ETC। ETC के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, इज द साइटोक्रोम A2 A3। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात ना करें, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात ना करें, डायरेक्ट बात करें कि द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन, हाफ O2। ये है फाइनल एक्सेप्टर। तो अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ETC के अंदर, तो दैट इज साइटोक्रोम A2 A3। एंड अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पूछा जाए, ETC मेंशन ना हो, तो वो हाफ O2। एंड 1 NADH2 releases 6 proton to pump up। 6 प्रोटॉन क्या है, पंप होते हैं कहां पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब यही जो प्रोटॉन पंप हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी थी अब इन प्रोटॉन्स के पास है, तो अब ये प्रोटॉन जब दोबारा से मैट्रिक्स पार्ट में एंटर करेंगे तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वही एनर्जी ATP फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसी से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो वो स्टडी करते हैं हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें इनफोल्डिंग होती है, दैट आर नोन एज क्रिस्टा।
ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में ही यहाँ पर ETC लगे होते हैं, मतलब वो पूरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो जस्ट मैं ETC वर्ड से शो कर दे रहा हूं आपको, क्लियर। तो ETC पार्ट से ही क्या है, मान लीजिए यहां से क्या है, 2 प्रोटॉन, फिर 2 प्रोटॉन और फिर 2 प्रोटॉन इस तरीके से अंदर आ चुके हैं। ETC जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, या जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन पे क्रिस्टा पे ही प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं जो ऑक्सीजोम्स कहते हैं। This is F1 protein and this is F0 protein. This is F1 and this is F0 protein and this is the stark part. Let's suppose एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 प्रोटॉन्स का। ये एनर्जेटिक है, तो जब ये प्रोटॉन एनर्जेटिक फॉर्म मूव करेगी और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेगी तो ये अपनी एनर्जी रिलीज कर देगी। एंड F1 प्रोटीन एक्ट एज ए एंजाइम, और किस तरीके का एंजाइम, ATPase. It act as ATPase enzyme. So finally जो एनर्जी 2 प्रोटॉन्स के पास है वो हेल्प करेंगे ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ने में। एंड 2 प्रोटॉन्स निकल चुके हैं बट अब यहां पर एनर्जी नहीं है, और साथ में एक ATP क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। तो जब 2 प्रोटॉन एक ATP फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास अंदर कितने थे, 6, जो NADH2 से आए। so that's why एक NADH2 से हमारे पास 3 ATP क्या है, फॉर्मेशन होती है। दिस इज क्रिस्टा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, this is the outer membrane part and so on. So F1 F0 और F1 पार्टिकल से 2 प्रोटॉन एट ए टाइम क्या है, मूव ऑन करेंगे। तो फाइनली हमने ये देखा कि 2 प्रोटॉन से एक ATP फॉर्म हो रही है। तो फाइनली अगर हम एनर्जी चार्ट बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, सो फ्रॉम 2 प्रोटॉन्स वी फाइंड 1 ATP और वी गेट 1 ATP, और एक NADH2 से वी गॉट 6 प्रोटॉन्स, देयरफॉर एक NADH2 से वी गेट 3 ATP। सेम अगर मैं FADH2 की बात करूं, 1 FADH2 is 4 protons, therefore 1 FADH2 releases 2 ATP. So finally oxidative phosphorylation से हमें क्या है, जो reducing form है वो क्या है, इस तरीके से एनर्जी मिलती है। सो ओवरऑल हम सारे प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। अब हम नेट बैलेंस शीट बनाते हैं कि कितनी एनर्जी हमारे पास आई और कितनी कंज्यूम हुई। सो वी हैव द स्टेप्स, number of ATP we get, FADH2 and NADH2 and the grand total. So first step is the glycolysis. So 2 ATP हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिलते हैं और NADH2 हमें मिलते हैं 2। So 2 into 3 इक्वल टू 6 ATP। मैं यही कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि हम टोटल ATP की फॉर्म में क्या है, ग्रैंड लिख सकें। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन था, जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जो लिंक रिएक्शन की हमने बात की थी।
उसमें हमें एटीपी कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन एक पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोई में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें एक NADH2 मिलता है, तो पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, तो इसलिए वी गेट 2 NADH2। सो सेम यहां पर भी 2 into 3 इक्वल टू 6 ATP। सो लिंक रिएक्शन से हमें 6 ATP रिक्वायर हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल पे हमने ओवरऑल 24 ATP निकाले थे। क्रेब साइकिल, एक साइकिल में एक जीटीपी निकलता है जो एक एटीपी के बराबर होता है। सो दो बार चलता है साइकिल क्योंकि दो पायरुविक एसिड है, सो वी गेट 2 GTP और आई कैन से दैट 2 ATP ऑब्लिक। एंड एक साइकिल से हमारे पास 3 NADH2 निकलते हैं एंड एक FADH2 निकलता है, तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फाइनली हमारे पास यहां पर 22 ATP हो जाते हैं कन्वर्जन के बाद। सो 22 और प्लस 2 ये वाले ATP, सो वी गॉट 24 ATP नेट। सो ओवरऑल ग्रैंड टोटल कितना हो गया? ग्रैंड टोटल ATPs फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल is 24 plus 6 plus 8 equal to 38 ATP। तो ये हो गया हमारे पास टॉपिक यहां पर 38 ATP। लेकिन फाइनली हम सिर्फ 36 ATP ही ले पाते हैं। रीजन, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है NADH2 के लिए। इसी वजह से NADH2 को अगर पंप करवाना है तो वहां पर ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस प्रोसेस में, पंपिंग में ऑफ द NADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP क्या है, खर्च हो जाते हैं। देयरफॉर फाइनली 2 ATP हम निकाल के 38 में से 36 ATP क्या है हमें श्योरली मिलते हैं फ्रॉम द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो नेट जो हमारा पार्ट रहेगा वो क्या है, membrane of the mitochondria is impermeable to NADH2, therefore NADH2 need to be pumped actively, और एक्टिवली अगर कोई प्रोसेस हो तो एनर्जी लगेगी। सो इन दैट ट्रांसफरिंग और पंपिंग 2 ATP are consumed up, 2 ATP are consumed up। क्लियर? कौन से ATP? 2 ATP क्या है, कंज्यूम अप हो जाते हैं। ये कौन से ATP हैं? देखो बाकी सारे ATP तो हम क्या है, ETC चेन और सब में, क्रेब साइकिल और सब में पढ़ा हमने, लेकिन ये वो ATP हैं जो अंदर पंप करने होंगे, जो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, जो साइटोप्लाज्म में हुआ था। These NADH2 are which formed in glycolysis, और glycolysis occurs in the cytoplasm। तो अगर इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डालना है तो ऑब्वियस हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस एक साइकिल में हमें एक ही मिल रहा था वहां पे NADH2, तो अगर हमें इसे क्या है अंदर डालना है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के, तो एनर्जी क्या है, खर्च करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर नेट आउट ऑफ 38 ATP, so out of 38 ATP 2 are consumed, ये हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कंज्यूम अप, एंड फ्रॉम वन
glucose molecule net ATP we get are 36 ATP. सो एक ATP एक NADH2 को पंप करने के लिए यूज होता है. सो देयरफॉर 2 NADH2 हमारे पास बनते हैं, तो इसी वजह से 2 ATP क्या है हमें रिक्वायर होते हैं. Since 1 ATP required to pump 1 NADH2 molecule, so there are 2 NADH2 formed, therefore 2 ATP are consumed. इसी वजह से हमारे पास 36 ATP का क्या है फाइनली रिजल्ट आता है. सो ये था हमारा टॉपिक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन.